डियर स्टूडेंट, आज मैं ऑपरेशन रिसर्च के नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें आज मैं अपने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सफिशिएंट कंडीशन ऑफ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने एक बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स बनाया था और उस बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स से किसी भी गिवन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के को बता सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स मैक्सिमम है और मिनिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि उसी पर बेस्ड आज मैं एक क्वेश्चन को लेकर आया हूं। यहाँ पर जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि कोई भी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज जेड की वैल्यू दी है। अब ये ऑप्टिमाइज जेड की वैल्यू मैक्स है और मीन है। इसे हम सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ जनरल NLPP वाले प्रॉब्लम से देखूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि प्रॉब्लम दे दिया है कि 4x1² + 2x2 ये ऑप्टिमाइज जेड की वैल्यू है, साथ ही सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट भी मुझे दिया है। तो आइए मैं इसके सॉल्यूशन पर बात करता हूं। इसका सॉल्यूशन है कि given a NLPP stands for non linear programming problem। तो given क्या है? ऑप्टिमाइज z इक्वल 4x1² + 2x2² + x3² -4x1x2 ये मुझे ऑप्टिमाइज जेड की वैल्यू गिवन है। और सच दैट नहीं है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर दिया है x1 + x2 + x3 = 15 और 2x1 - x2 + 2x3 = 20। ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो भी fx होता था, fx ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए डिसीजन वेरिएबल लिया जाता था जो x, वो डिसीजन वेरिएबल में कितने वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्टिमाइज जेड है यही मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, बट यहाँ पर जो वेरिएबल है डिसीजन वेरिएबल वो x1 x2 x3 अर्थात 3 टर्म्स तक है। तो यहाँ से जो fx मिलेगा, इस fx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं fx = f x1 x2, x3, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन वेरिएबल है वो केवल 3 डिसीजन वेरिएबल है। यही मेरी fx की वैल्यू है और ये वैल्यू दिया कितना है इस क्वेश्चन में, 4x1² + 2x2² + x3² -4x1x2 ऐसा गिवन है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम करेगा। और फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जो कि मुझे रिड्यूस करना होता है, तो हम अपने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को रिड्यूस करते हैं। कंस्ट्रेंट्स जो है यहाँ से ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, इसमें से जो भी ये 15 वैल्यू है इसको हम RHS साइड से LHS साइड में ले आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 -15 = 0 हो जाएगा। और इसी को हम h1x कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा रिड्यूस्ड कंस्ट्रेंट, मतलब इस तरीके से हम अपने कंस्ट्रेंट को रिड्यूस कर दिया। तो कंस्ट्रेंट मेरा 2 है, तो यहां से इस
पहले कंस्ट्रेंट को रिड्यूस किया तो h1x मिला, ऐसे ही हम अपने दूसरे कंस्ट्रेंट को रिड्यूस करेंगे तो हमें h2x मिलेगा। तो यहां से जब हम अपने दूसरे कंस्ट्रेंट में 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3, यहां से 20 को RHS साइड से LHS साइड में ले आता हूं तो माइनस हो जाएगा और ये इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 0 के, और फिर ओवरऑल इसे हम h2x मान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख, यहाँ से ये वैल्यू हमको मिल जाएगा जब हम सेकेंड कांस्टेंट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों रिड्यूस्ड कांस्टेंट को मिला के मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब यहाँ जो ये x लिया गया है, ये x कितना है, कितने वेरिएबल का ये है, x1 x2 x3, मतलब 3 वेरिएबल हैं। तो इस x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 x2 x3 तक। अब यहाँ से हम डिफाइंड करेंगे लेग्रांजेस फंक्शन को। तो लेग्रांज फंक्शन के लिए क्या होता था कि जो लेग्रांज फंक्शन लिया जाएगा उस लेग्रांज फंक्शन में के लिए क्या होता था कि L x कामा लैम्डा एक लेग्रांज फंक्शन लेते थे जो कि इक्वल हो जाता था fx, मतलब टोटली जितने ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते थे उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से माइनस करते थे सिग्मा i इक्वल टू 1 टू m लैम्डा i h i x से। ये मेरा क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ लेग्रांजेस फंक्शन होता है। अब यहाँ से x कितना है, x1 x2 x3 तक, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं तो यहाँ से मेरा हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से लेग्रांजेस फंक्शन की वैल्यू क्या आई, i मतलब h i x कितना है, केवल h1 और h2 तक है, मतलब कंस्ट्रेंट मेरा केवल 2 था। तो इसलिए जो मेरा लैम्डा आई भी होगा वो भी कितना हो जाएगा, 2 होगा। ये जनरली i इक्वल टू 1 टू m के लिए मैं डिफाइन किया हूँ, फाइनली ये डिफिनेशन है। तो इसके हेल्प से यहाँ से लैम्डा 1 h1x फर्स्ट कंस्टेंट्स को इस पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन fx में से माइनस करेंगे। एज इट इज यहाँ से सेकेंड जो कांस्टेंट बने हैं उसमें भी लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करके उसे भी हम टोटली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट fx होती है उसमें से माइनस करेंगे। तो ये हमें यल x कामा लैम्डा की वैल्यू मिलेगी जो कि लेग्रांजेस फंक्शन होते हैं। अब इन सभी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, तो पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से ये इम्प्लॉइज कर देगा यल x कामा लैम्डा इक्वल हो जाएगा, fx की वैल्यू दिया है 4x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2 माइनस यहाँ से लैम्डा 1 हो जाएगा और h1x की वैल्यू कुछ दी है, वहां से आप लिख सकते हो। तो यहाँ से जैसे ही इस सभी वैल्यू को पुट किया तो इस तरीके का इक्वेशन मिला। लैम्डा 1 h1x की वैल्यू ये था जो कि गिवन कंस्टेंट रिड्यूस करने पर मिला था, और h2x की वैल्यू मैंने ये फाइंड आउट किया था, तो उसको सबको मैं यहाँ पर पुट कर दिया। जहां लैम्डा, इस केस के लिए लैम्डा की वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2। क्यों, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट है, तो इसमें लैम्डा 2 जो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर होंगे वो भी केवल 2 होंगे। तो इस प्रकार से इस लेग्रांजेस फंक्शन के लिए लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 कामा लैम्डा 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो कि मेरा डिसीजन वेरिएबल है, तो जो हमें fx की वैल्यू दी गई है, इस fx की वैल्यू को केयर किया जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल का यूज किया गया है। तो हमारे टोटली जो डिसीजन वेरिएबल हैं x की वैल्यू x1 x2 x3 तक ही है। अब यहाँ से आप नेसेसरी कंडीशन के लिए जानते हैं
कि गिवन लैग्रांजेस फंक्शन का इन सभी डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, साथ ही साथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के भी रिस्पेक्ट में इस लैग्रांजेस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन होता था। ऐसा हम आप नेसेसरी कंडीशन में पढ़ चुके हैं। तो जब इस लैग्रांजेस फंक्शन डेवा यल अपॉन डेवा x1 निकालेंगे तो ये इक्वल होता है 0 के। तो डेवा यल अपॉन डेवा x1 मतलब इस गिवन अलजेब्रा, इस एक्सप्रेशन को हम x1 के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करना चाहें तो वो जो वैल्यू आएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहां से देखिए वैल्यू ये आ जाएगा, जब x1 के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 8x1, और यहाँ x1 है नहीं तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी 0 हो जाएगा। यहाँ x1 है, x2 कांस्टेंट हो जाएगा तो x1 के रिस्पेक्ट में -4 x2 यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे ही लैम्डा 1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सब हर जगह यहाँ x1 है नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ माइनस लैम्डा 1 x1 बचेगा। अगर माइनस लैम्डा 1 x1 को x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ माइनस लैम्डा 1 बचेगा। ऐसे ही जब यहाँ पर आएंगे तो लैम्डा 2 सब के साथ x1 है नहीं तो यहाँ सब 0, सिर्फ और सिर्फ -2 लैम्डा 2 x1 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 लैम्डा 2 आर इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली जब डेवा यल अपान डेवा x2 इक्वल टू 0 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4x2 माइनस 4x1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। इसी एक्सप्रेशन को x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर इतनी वैल्यू मिलेगी। फिर इसी एक्सप्रेशन को अगर x3, इसी लैग्रांजेस फंक्शंस को x3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो इस तरीके का हो जाएगा कि 2x3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर मैंने इस लैग्रांजेस फंक्शन को तीनों डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया। साथ ही साथ अब जो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर इंक्लूड हुआ है लैम्डा, यहाँ पर 2 लैग्रांजेस मल्टीप्लायर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेंगे क्योंकि जो कंस्ट्रेंट रिड्यूस करके मैंने पाया हूँ वो 2 कंस्ट्रेंट था H1 और H2, तो इसलिए लैग्रांजेस मल्टीप्लायर भी 2 आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 के फॉर्म में। उसके रिस्पेक्ट में भी इस लैग्रांजेस फंक्शन का क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को डेवा यल अपान डेवा लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, तो उस तरीके से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू। ठीक है। साथ ही साथ डेवा यल अपॉन डेवा लैम्डा 2 जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो सारे वैल्यू आए हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर इन सभी को मैं एक स्टार इक्वेशन दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं स्टार को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से इसी x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी रेस्पेक्टिवली इस टाइप से, और इसे हम टोटली वैल्यू को कैपिटल X0 से डिनोट कर देते हैं। ऐसे ही जैसे ही स्टार्स को सॉल्व करेंगे उससे हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू भी इसी प्रकार से रेस्पेक्टिवली मिल जाएगी और इसे हम लैम्डा नॉट मान लेंगे। अब यहाँ से बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स को अप्लाई करना है, तो बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स अप्लाई करने के लिए अब मैं एक और U को डिफाइन करूंगा। तो U को भी लेता था और उसके भी पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करता था, तो उसको करते हैं। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के रूल में आपने देखा था कि मैंने एक U को माना था
तो u इक्वल टू इस टाइप से था, जो कि m क्रॉस n मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे जब हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो xj है, यहाँ पर जो j है वो डिसीजन वेरिएबल 1 to n लिया जाता था और i मेरा 1 to m लिखा जाएगा। बट जो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ के लिए मेरा i कितना है 1 और 2 है और j कितना है 1 2 3 है। तो सबसे पहले इसी टर्म से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा u इक्वल टू डीवा h1 x अपॉन डीवा x1। इस h1 x के लिए x1 x2 x3 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उससे एक रो आएगा। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसे काट देते हैं अभी u को। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो h1x की वैल्यू क्या था, h1x की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा कि h1x की वैल्यू यहाँ पर मैंने माना था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15। जैसे ही इसे हम x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो यहाँ से सभी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा और x1 की जगह सिर्फ यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसे h1x को x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से इतने की वैल्यू कितना आया, 1 आया। ठीक इसी प्रकार इसी h1 को x को डेवा x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। और जैसे ही इसी को हम x3 के रिस्पेक्ट में वैल्यू मतलब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो भी वैल्यू आ जाएगा 1। फिर अब इसी तरीके से डेवा h2x को लेते हैं, अर्थात यहाँ से मैंने i की वैल्यू 1 से 2 है, तो 1 के लिए मैं सारे डिसीजन j के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। ऐसे ही जब h2x लेंगे 2 के लिए, तो सभी डिसीजन वेरिएबल पर h2x को भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से h2x अपॉन में क्या हो जाएगा, डेवा x1 करने पर वैल्यू आ जाएगा 2। फिर डेवा h2x अपॉन में डेवा x3 करने पर वैल्यू आ जाएगा 2। और जैसे ही डेवा h2x को x2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा -1। यहाँ पर आप देखिएगा कि h2x की वैल्यू यहाँ पर दिया है कि 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20। जैसे ही इसे हम x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सभी वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ केवल 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसी h2x को x1, x2 और x3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। तो फाइनली यहाँ से इस फॉर्मेशन के लिए जो मैट्रिक बनेगा वो मैट्रिक्स m क्रॉस n टर्म्स का बनेगा। तो वो मैट्रिक्स फॉर्मेशन u की वैल्यू इस तरीके से यहाँ से मैट्रिक हम बनाएंगे, जो कि इस तरीके से होगा। देख सकते हैं कि u से जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा वो ऐसा होगा कि डेवा h1x अपॉन हो जाएगा डेवा x1 के, डेवा h1x अपॉन हो जाएगा डेवा x2 के, और डेवा h1x अपॉन हो जाएगा डेवा x3 के। ऐसे ही यहाँ से डेवा h2x अपॉन हो जाएगा डेवा x1 के, डेवा h2x अपॉन हो जाएगा डेवा x2 के, और डेवा h2x अपॉन हो जाएगा डेवा x3 के। तो इस तरीके से ये मेरा कितना m क्रॉस n का बना। m क्रॉस n यानी 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का। यहाँ m2 है और n कितना है, डिसीजन वेरिएबल 3 है।
तो जैसे ही हम इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करके मैं सब वैल्यू निकाला हूँ 1 1 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 1 और साथ में 2 -1 2 2 -1 2। ये जो वैल्यू आया 2 क्रॉस 3 का आया और ये मेरा u का वैल्यू आ गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से हेसियन बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स में u भी चाहिए है और u के ट्रांसपोज भी चाहिए, तो यही हम इसके ट्रांसपोज को भी निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब जो भी गिवन मैट्रिक्स होता है वो उसके रो को हम कॉलम में कर देते हैं। तो 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ 2 -1 2 हो जाएगा और ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ से u और u ट्रांसपोज मुझे मिल गया। अब जो सफिशिएंट कंडीशन पढ़ रहे थे उसमें u का भी वैल्यू मिल गया, जीरो मैट्रिक्स में ऑलरेडी ले सकता हूँ, u ट्रांसपोज भी मिल गया। साथ ही साथ अब मुझे भी निकालना होगा, तब बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स को अप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स बनता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ जीरो मैट्रिक्स होता है, यहाँ u होता है, यहाँ पर u ट्रांसपोज होता है, यहाँ v होता है। इसी कुछ टाइप से बॉर्डर्ड मैट्रिक्स होते हैं। तो मान लीजिए u ट्रांसपोज मिल गया, u मिल गया, जीरो मैट्रिक्स मिल गया, बट v नहीं मिला। तो v निकालने का यही फॉर्मूला होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अ लेग्रांजेस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेवा xj डॉट xj। xj यानी j यहाँ से कहाँ तक है 1 2 3, ये 3 वैल्यू j है, अर्थात डिसीजन वेरिएबल 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर x1 को फिक्स करेंगे और साथ ही साथ इस xj के वैल्यू को बदल बदल कर लेग्रांजेस फंक्शन को निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि डेवा 2l अपॉन में डेवा x1 फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पर x1 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेवा 2l अपॉन में डेवा x1 स्क्वायर, मतलब यल को, जो यल मेरा दिया है लेग्रांजेस फंक्शन, उसी को हम x1 के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ऐसे ही जब हम डेवा 2l डेवा x1 फिक्स है, यहाँ वैल्यू x2 कर देते हैं, तो जो भी लेग्रांजेस फंक्शन है उसे पहले हम x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर जो आएगा उसे हम x1 के रिस्पेक्ट में अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा वैल्यू। ऐसे ही डेवा 2l अपान डेवा x1 डेवा x3 निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0। अभी जब यहाँ x1 को फिक्स किए तो ऐसा हुआ, ऐसे यहाँ पर x2 को फिक्स कर देंगे और x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डेवा 2l अपॉन में डेवा x2 फिक्स कर देंगे, डेवा x1 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -4। साथ में डेवा 2l अपॉन डेवा x2 को फिक्स करेंगे और x2 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं डेवा 2l अपॉन डेवा x2 स्क्वायर। इसके वैल्यू हमें यहाँ से 4 मिल जाएगा। साथ ही डेवा 2l अपॉन डेवा x2 डेवा x3 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से डेवा 2l अपॉन डेवा x3 को फिक्स कर देते हैं, फिर डेवा x1 निकालेंगे, वैल्यू 0। साथ में डेवा 2l अपॉन डेवा x3 फिक्स डेवा x2 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। साथ ही साथ डेवा 2l अपॉन हो जाएगा डेवा x3 इंटू डेवा x3, जिसकी वैल्यू हो जाएगा डेवा 2l अपॉन डेवा x3 स्क्वायर, जो कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से v की वैल्यू मिली। साथ ही साथ यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरीके से भी मैट्रिक्स बन जाएगा कि जो भी जब 1 को फिक्स किए थे तो उसके रिस्पेक्ट में x1 x2 के डिफरेंशिएशन को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो डेवा x1 फिक्स है, x1 और xj बदल रहा है, यहाँ से देखिएगा x3 हो गया, तो ये एक रो मिलेगा।
सिमिलरली जब 2 को फिक्स कर दिया तो जो मिला वो सेकेंड रो मिल जाएगा अपॉन में डेवा x2 इंटू डेवा x2, फिर डेवा 2l अपॉन डेवा x2 इंटू डेवा नहीं x3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से भी डेवा 2l 3 कर देते ना, डेवा 2 1 है, हर जगह 2 ही रहेगा, ये भी यहाँ 2 ही रहेगा क्योंकि सेकेंड डिफरेंशिएशन तो हो ही रहा है। तो डेवा 2l यहाँ पर डेवा x3 इंटू डेवा x1 हो जाएगा, फिर डेवा 2l अपॉन डेवा x3 डेवा x2 हो जाएगा, डेवा 2l अपॉन डेवा x3 इंटू डेवा x3 हो जाएगा। तो इन सभी वैल्यू को अभी हमने यहाँ पर सब वैल्यू निकाला है, उन सभी वैल्यू को पुट कर दो तो ये n क्रॉस n टाइप्स n यानी डिसीजन वेरिएबल 3 थे तो ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स देगा। तो वो मेरा मैट्रिक्स भी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कि 8 भी की वैल्यू हो जाएगी 8 -4 0 -4 4 0 फिर 0 0 2। ये मेरा 3 क्रॉस 3 का वैल्यू मिला भी का। तो अब हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स को। तो इस हिसाब से जो बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक होता था वो यही होता था, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक होता था, यहाँ U होता था, यहाँ U ट्रांसपोज यहाँ V होता था। तो आइडेंटिटी नहीं, जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे ही ये मेरा HB की वैल्यू यहाँ से यही हमारा बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जीरो मैट्रिक्स यानी दिस जो कि 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक होगा, और 2 क्रॉस 3 U की वैल्यू आई है जो कि यहाँ पर हम निकाले हैं। U की वैल्यू देख सकते हैं, इसी U की वैल्यू को इस बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स में पुट किया गया है जो कि 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर इसी के ट्रांसपोज को यहाँ पर लिखा गया है, तो 2 क्रॉस 3 का था वो 3 क्रॉस 2 बन गया, और V की वैल्यू अभी अभी जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया है, इस V के वैल्यू को इस बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स में पुट कर दिया। जो मेरा ये प्रॉब्लम था, यहाँ पर mn कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू 2 था और n की वैल्यू कितना है 3n यानी डिसीजन वेरिएबल। तो m प्लस n क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब m प्लस n 5 है तो ये जो मेरा बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक बना है ये कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 5 का। ठीक है, बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक बनेगा। यहाँ से फाइनली आप कंडीशन देख सकते हैं कि नाउ वी हैव द कंडीशन फॉर ऑप्टिमलिटी x नॉट इक्वल हो जाएगा x1 x2 x3 इज a। फिर मैक्सिमम पॉइंट इफ दिस वैल्यू हैज द सेम साइन पैटर्न विथ -1 पावर n प्लस m इक्वल करते हैं तो ये -1 वैल्यू आता है, और मिनिमम होगा जब इसके डिटर्मिनेंट्स ले और सेम साइन पैटर्न पर -1 पावर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से सफिशिएंट कंडीशन पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम आएगा उसे आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताऊंगा कंटक्कर्स मेथड का।